नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मेरा हिंदी में। मैं नई दिल्ली से हूं आपके साथ और मेरे साथ खास मेहमान हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी जी। सोढ़ी साहब, स्वागत है आपका स्टेट मेरा हिंदी में साहब। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, चिकन नेक को लेके फिर बवाल शुरू हो गया है। कहाँ ये क्यों ये चिकन नेक क्यों बार बार उछल रहा है? चीन क्यों इस पे आ जा रहा है बार बार? भारत को क्यों इस पे जाना पड़ रहा है बार बार? क्या रणनीति है? चिकन नेक इतना अहम क्यों हो गया है भारत के लिए भी और चीन के लिए भी? संजीव जी, भारत की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जी। वो दुनिया में सबसे यूनिक जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इसके तीन अहम बिंदु हैं। पहला, जी। भारत के पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पे जी। दो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान चीन, जो हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरा, भारत ऐसी जगह पे स्थित है जो कि तीन मुख्य जो केंद्र हैं जहां से ड्रग्स आता है पूरी जी। दुनिया में, बल्कि जी। जी। में एक एक गोल्डन क्रेसेंट जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की पहाड़ियों का इलाका कहा जाता है। दूसरा, गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम का इलाका माना जाता है। और तीसरा, चीन का यूनान प्रांत, जहां से दुनिया को एक बड़े तादाद पे ड्रग्स भेजे जाते हैं। इन तीनों के बीच में भारत स्थित है। और तीसरा जो अहम बिंदु है, जो कि भारत की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो है भारत में दो चिकन नेक है। एक चिकन नेक है अखनूर में, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है। और दूसरा चिकन नेक है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है या मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ता है। तो भारत के दो चिकन नेक हैं, और इन दोनों चिकन नेक पे दोनों दुश्मन देशों की आंखें हैं। अखनूर पे पाकिस्तान की, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन की। क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि यदि अखनूर के चिकन नेक पे या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे कब्जा हो जाता है, तो भारत का एक अहम अंग मुख्य भारत से अलग हो जाएगा। और वहां पे चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, युद्ध में पहुंचाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अगर हम थोड़ा इतिहास पढ़ें, जब जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है, हमेशा उसका जो फोकस रहा है वो रहा है अखनूर का चिकन नेक। अब हम आते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक पे। देखिए, जब 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया था, तब चीन की मंशा अरुणाचल प्रदेश नहीं थी। हालांकि चीन ने दो तरफ से अटैक किया था भारत पे, एक था लद्दाख के इलाके से, एक था अरुणाचल के इलाके से। लद्दाख इलाके में जब चीन की सेना 1959 के लाइन पे पहुंची, तो चीन ने युद्ध खत्म करने की बात की। अरुणाचल के अंदर चीन की सेनाएं कई जगह तक 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। लेकिन जब नवंबर 1962 में युद्ध विराम हुआ चीन और भारत के बीच में, तो चीन ने अरुणाचल से पूरी सेना को पीछे ले लिया। लेकिन अक्साई चीन के इलाके को उसने खाली नहीं किया, जो अब तक उसके अवैध कब्जे में है। लेकिन सब कुछ बदला 2007 के बाद। 2007 में जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और 2010 में जब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तब चीन ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है मेरे को अपने सैनिक लक्ष्य को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद से उनकी नजर अरुणाचल प्रदेश पे आनी शुरू हुई। अब ये चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, ये क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ महज 22 किलोमीटर चौड़ा है। और ये, जैसे मैंने पहले बताया, ये भारत के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मुख्य भारत के साथ जोड़ता है। अगर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा हो जाता है दुश्मन की सेनाओं का, तो एक हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमने देखा 2007 में क्या हुआ, जो डोकलाम क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जो एक डोकलाम प्लेटू के ऊपर विवाद हुआ। वो भारत ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि अगर डोकलाम प्लेटू पे चीन की सेना बैठ जाती, तो उसकी
जो नजर थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक बड़ी आसान हो जाती। तो तब तो चीनी सेना पीछे हट गई। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा 45 मिनट पे, और उसके बाद से जैसे हमने देखा 1 साल के ऊपर से जो बांग्लादेश भारत विरोधी हर महीने होता गया, ये चीन के लिए खुशखबरी थी। खुशखबरी इसलिए थी कि अब चीन को लगता है कि जब भी युद्ध होगा भारत पे, तो बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा ले ना ले, लेकिन भारत को अब सैनिक तौर पे बांग्लादेश के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के लिए, चीन की समझ में आसान हो जाता है। बांग्लादेश अब भारत के साथ के अगेंस्ट हो गया। हमने देखा इसी साल मई में बांग्लादेश में जगह है लाल मुनीर हाट, जो कि इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, जो कि चीन पूरा पैसा दे रहा है, और एक पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन एजेंसी उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। अभी 2 महीने पहले बांग्लादेश ने कहा कि हम 20 चीन से J-30 हवाई जहाज खरीदेंगे, लड़ाकू विमान खरीदेंगे। बांग्लादेश को किससे डर है? पिछले साल तक तो भारत के साथ बिल्कुल रिश्ते हमारे तो बहुत अच्छे थे। बांग्लादेश को डर नहीं है, ये पूरी एक प्लानिंग चल रही, जो कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। अब जो पिछले कुछ दिनों में मीडिया में काफी खबरें आई हैं कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी सेनाओं का तादाद बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी खबर है। और वहां पे खबर भी आई है कि एक पैरा कमांडो बटालियन भी तैनात है। कितना सच है ये तो हम कह नहीं सकते, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सारी खुफिया खबरें होती हैं, जो कि जब तक कोई सरकारी अफसर इसकी पुष्टि ना करे, ये सारा हम मीडिया स्पेकुलेशन करते हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत का सैनिक तैनाती बढ़ चुकी है पिछले 1 साल से, जब से शेख हसीना ने सत्ता छोड़ी है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाहे अखनूर का हो, चाहे ये चिकन नेक, चाहे अखनूर का हो, चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हो, ये दोनों भारत की सुरक्षा के नजरिए से बहुत अहम है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। लेकिन चिकन नेक की सुरक्षा को लेके फिलहाल अभी महीने भर के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट भारत की तरफ से हुए हैं, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इतनी सारी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ तो स्पेशली बॉर्डर्स के लिए है ही, उसके अलावा अदर जो जोड़ी गई हैं, इनका एकदम जुड़ना, और वहां के जो हमारा एयरवेस है हासीमारा और बाग डोगरा, ठीक है, और उसके जो एयर बेसिस हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। वहां पे भी इंडियन एयरफोर्स की हलचल देखी जा रही है। तो सवाल ये है कि ये तो ऑलरेडी हम लोग सेफ जोन में थे, अब अचानक से 1 महीने के अंदर ऐसी क्या चीजें होनी शुरू हुई हैं जो अब हलचल भारत की तरफ से फिर शुरू हुई है? यानी कि भारत को कहीं इंटेलिजेंस इनपुट है सीमा पार से, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे चीन की तरफ से हो। यही तीन है मेरे ख्याल से चिकन नेक में। तो सवाल ये है, क्या हम 1 महीने पहले तक चिकन नेक को लेके कहीं कमजोर सुरक्षा व्यवस्था में थे, सीमा में, हद में, अब हमने ज्यादा बढ़ाई है? अचानक ये चेंजेस क्यों आने शुरू हुए हैं? संजीव जी, इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था, टू जी। फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। यानी कि जी। टू फ्रंट वॉर वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है अब। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। इन दो बयानों से साफ जाहिर है कि भारत के लिए जो नई चुनौती है पिछले साल अगस्त के बाद, वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले बताया, बेशक सैनिक तौर पे अपने सैनिक भेजे या ना भेजे भारत के खिलाफ, लेकिन हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। 5 अगस्त पिछले साल से पहले हम कभी बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग नहीं करते थे, कि वो तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त मुल्क था। जैसे भूटान हमारे लिए आज, वैसे ही बांग्लादेश होता था। लेकिन अब प्लानिंग तो हमें करनी पड़ेगी। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश लड़ाकू विमान खरीद रहा है, अपने नए एयरफील्ड बना रहा है, ये किसके लिए बना रहा है? डेफिनेटली कोई ना कोई सैनिक लक्ष्य है। कई लोग हैं भारत में जो कहते हैं जी, चीन
जो इतनी सैनिक तैयारी कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी देश जो इतने बड़े पैमाने में सैनिक तैयारी करता है, वो शांति के लिए नहीं करता, उसके सैनिक लक्ष्य होते हैं। आज भारत के सामने एक 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके अब बयान सार्वजनिक डोमेन में आने लग गए हैं। इसको जितना हम डिले करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, हम मतलब जो आम जनता है, क्योंकि जो भी युद्ध होता है किसी देश का, सिर्फ उसकी सेना नहीं लड़ती है, होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, जिसका विवरण कुछ हफ्ते पहले जन अनिल चौहान ने भी किया। होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए हमें। मैं दो इतिहास से दो एग्जांपल देना चाहूंगा। 1938 और 1939 में, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले, इन 2 सालों में हिटलर ने 5 देशों पे कब्जा किया था, जिसमें 100 मिलियन लोग रहते थे, बिना गोली चलाए या बहुत कम वायलेंस के बाद। अमेरिका युद्ध में नहीं आ रहा था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, जब पोलैंड पे हमला हुआ। क्यों नहीं अमेरिका आ रहा था? क्योंकि हिटलर के लोग जो अमेरिका में थे, वहां पे उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था कि अमेरिका युद्ध में नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी। वहां बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे हेडिंग्स आती थी, अमरीकी जान इंपॉर्टेंट है, उसे विश्व युद्ध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिटलर को डर था अमेरिका से सिर्फ। तो आप देखिए कैसे एक एक हाफ फ्रंट क्रिएट होता है। दूसरा एग्जांपल, जब हिटलर ने डिसाइड किया कि इंग्लैंड पे हमला करेगा, ऑपरेशन सी जी जी लायन जी लॉन्च हुआ, जी उसका एक आदमी लंदन में था जिसने 6 ऐसे सीक्रेट संगठन बनाए थे कि जिस दिन जर्मनी के सैनिक इंग्लैंड के बीच पे उतरेंगे, ये 6 छोटे संगठन वहां पे आतंकवाद मचाना शुरू करेंगे। तो ये जो हम स्लीपर सेल की बात करते हैं, ये जो हम हाफ फ्रंट की बात करते हैं, ये इतिहास में पहले हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेशक बांग्लादेश डायरेक्ट तौर पे सैनिक हिस्सा ले ना ले, लेकिन जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं, ऊपर से हमें 2 देशों का युद्ध का खतरा तो है ही है। तो ओवरऑल आज भारत की जो सिचुएशन है, बड़ी चैलेंजिंग है। और जहां आपका मुख्य प्रश्न था, सिर्फ 1 मिनट और, भारत हमेशा तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम 1 महीने में ही हमने सारी तैयारी की है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। हमारी तैयारी पहले से ही चल रही, क्योंकि चाहे शस्त्र बल हो, चाहे कोई भी सरकारी एजेंसी हो, वहां पे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वहां पे इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन और असेसमेंट की जाती है। अब क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर अचानक 1 महीने से ज्यादा न्यूज में आ गया है? क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, वो कंप्लीट हो गया और वहां पे सेनाओं की कई टुकड़ियों ने मूव किया है। देखिए, सेना की टुकड़ी में मूव करने के लिए उनको वक्त लगता है, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए अचानक आ रहा है, लेकिन ये प्लानिंग पिछले साल अगस्त के बाद ही शुरू हो गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोली साहब, जब बांग्लादेश चिकन नेक के बीच में आया है, बातचीत शुरू की है आपने, तो जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी कोई बहुत ठीक नहीं है। शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री वहां की, वो भारत में अपनी जान बचाए पड़ी हुई हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाए मौत, फांसी की सजा मुकर्रर कर रखी है। उनकी वो मोस्ट वांटेड हैं, और भारत की निर्वासित मेहमान कहिए, एक राजनीतिक मेहमान, जिनको सेफ जोन दिया हुआ है। और दूसरी तरफ एक पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरी जो है इनकी, वो जिंदगी मौत से जूझ रही हैं, पड़ी हुई अस्पताल में। सवाल यह है कि आखिर ऐसे में जब खालिदा जिया अस्पताल में जूझ रही हैं और दूसरी प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं, तो इस सबका भारत और बांग्लादेश के मौजूदा रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा? दो दो प्रधानमंत्री हैं, एक वहां जिंदगी मौत से, पूर्व प्रधानमंत्री जो जिंदगी मौत से जूझ रही हैं, दूसरी यहां हैं, और इधर चिकन नेक का ये बवाल खड़ा कर दिया है। वो भले ही पाकिस्तान ने किया, चीन ने किया, ये बात की बातें हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश की दो दो प्रधानमंत्री इधर उधर हैं, हालात वहां के बहुत नाजुक हैं। ऐसे में बांग्लादेश और भारत
चिकन नेक को लेके कहां खड़ा है, या जो भी है रणनीति आपके दिमाग में, एक पूर्व भारतीय फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल होने के नाते क्या समझ रहे हैं सामरिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, और विदेश नीति के तौर तरीके से भारत की नजर में? संजीव जी, बांग्लादेश में तीन मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं। एक है अवामी लीग शेख हसीना की, जिसे बैन कर दिया गया है, और शेख हसीना, जैसे आपने सही कहा, वो भारत में है। दूसरी है बीएनपी, जिनकी अध्यक्षता है खलीदा जिया की, जो कि 80 साल की हैं और उनकी मेडिकल हालत बहुत खराब है। और तीसरी वहां की पार्टी है जामात इस्लामी। अब जामात इस्लामी एक कट्टर पार्टी है, जो कि 71 में भी, जब बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान का हिस्सा था, जब पाकिस्तानी सेना वहां अत्याचार कर रही थी, तब भी जमात इस्लामी पाकिस्तान के सही पॉलिटिकल पार्टीज में से एक को तो बैन कर दिया, दूसरी की अध्यक्षता की मेडिकल हालत बहुत खराब है, और भगवान करे उनकी आयु लंबी हो, क्योंकि आदमी हमेशा दूसरों की स्वास्थ्य की दुआ मांगता है। लेकिन अगर वो किसी कारण से इलेक्शन नहीं लड़ पाती हैं, तो इस पार्टी का कोई चांस नहीं है। और तीसरा है जमात इस्लामी, जिसे एक फ्री रन मिल गया। दो मुख्य धारा वाली पार्टी मोरलेस आउट है, एक तो पूरी तरह से आउट है, दूसरी अगर खलीदा जिया इलेक्शन में नहीं उतरती हैं, तो अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा वही है, उनका कोई नंबर टू है नहीं वहां पे। तो जामात इस्लामी को फ्री रन मिल जाएगा। और जामात इस्लामी ने अगर बांग्लादेश में फरवरी अगले साल के बाद सरकार बना ली, तो ये भारत के लिए और चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि इतनी कट्टर वाली पार्टी है ये। और जैसे इसके नेताओं के बयान आए हैं, ये भारत के लिए बहुत चुनौती वाला समय है। पाकिस्तान चीन के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब एक नया सरदर्द शुरू हो गया है, बांग्लादेश। आज की तारीख में भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से 2 अब निकाल दो, दुश्मन है हमारे, चीन पाकिस्तान। बचे 6। 6 में से सिर्फ एक छोटा भूटान है, जो आज भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। बाकी 5 पूरी तरह से चीन के पकड़ में है। उसमें से एक बांग्लादेश है। तो अगर हम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बहुत चैलेंजिंग समय है। मैंने इस पे कई लेख भी लिखे हैं। मैंने ये भी आंकड़ों के साथ एक्सप्लेन किया अपने लेखों में कि 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान का भारत पे टू फ्रंट वॉर का हमला होगा। 2030 क्यों है, ये दशकों को समझना जरूरी है, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जिसके लिए वो 2027 में करेगा हमला। और उसके 2-2.5 साल के बाद वो भारत पे पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर करेगा। ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक गेम है। तो मैंने ये भी लेख लिखा कि भारत के पास 5 साल का समय है, जिसे मैंने बोला है द ग्रेट इंडियन लीप। इन 5 साल में जितनी हम अपनी सैनिक आर्थिक तैयारी कर सकते हैं, उतना हम मजबूत रहेंगे। जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा है, आपने कमेंट्स दिए हैं कि टू फ्रंट वॉर आधुनिक जमाने में कोई भी नहीं जीता है। और कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को उन्होंने द प्रिंट में खुद लेख लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। खैर, तब से लेके अब तक तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं। भारतीय सेना ने रुद्रा बटालियन और कई नई ब्रिगेड्स की तैनाती की है। अभी कुछ दिन पहले एक नई हमारी पॉलिसी आई बूट टू बाइट्स की, जहाँ पे हम पूरी तरह से एआई को अब अपने सैनिक दृष्टिकोण में लाए हैं। तो हमारी प्रिपरेशंस हैं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी होगी, हमारी प्रिपरेशन हो रही है, वहां चीन और पाकिस्तान की भी हो रही है। तो ये 5 साल का समय जब हमें ग्रेट इंडियन लीप करना होगा ऐसी चुनौती को फेस करने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडिसा, एक सवाल आता है, भारत ने इस टाइम नई जो सिनेरियो तैयार हो रही हैं बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन देशों के बॉर्डर पे 3 नए मिलिट्री बेस, राफेल, ब्राह्मोस, S-400 की तैनाती, चिकन नेक को तो अवैध किला बना दिया है इंडिया ने, और इन फॉरवर्ड बेस पर राफेल, ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक
साजो सामान भी लड़ाई के रख दिए गए सेफ्टी के लिए। क्या ये सफिशिएंट है टू फ्रंट वॉर में जूझने के लिए, देखिए मुकाबले के लिए? देखिए सफिशिएंट तो डेफिनेटली हैं, तभी वहां पे उन्हें तैनात किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस भारत के सशस्त्र बल में या कुछ एजेंसीज में एप्रिसिएशन और असेसमेंट होता है। जहां जहां पे कोई कमी पेशी है, उसको पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। जहां पे नई तैनाती करनी है वहां होते हैं। ये पूरा एक रेगुलर प्रक्रिया है। तो ये जो तैनाती है, ये बिल्कुल सही स्टेप्स हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे और भी तैनाती होगी, क्योंकि जैसे जैसे दुश्मन के खतरों की असेसमेंट होगी, वैसे वैसे हमारी एप्रिसिएशन होगी, हमारी नई नई डिप्लॉयमेंट्स होगी। ये कंटिन्यूअस गेम है। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, पहले भी चलती रही है, अभी भी चल रही है और आने वाले समय में भी होगी। तो ये जो नई नई हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, नई नई हमारी यूनिट्स रेज हो रही है, ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि हमारे सामने, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत बड़ी चुनौती 5 साल के बाद दस्तक देगी। थोड़ी साहब, बांग्लादेश जो चीन से है 2.2 अरब डॉलर के J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। क्या बांग्लादेश की इतनी औकात है फाइनेंशियली या सैन्य रक्षा के नजरिए से कि वो इतनी बड़ी डील कर सके चीन से? 2.2 अरब डॉलर के चीन से J-10C फाइटर जेट, एक सवाल। और दूसरा है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को JF-17 ब्लॉक सी थंडर जेट उसने ऑफर कर दिए हैं। यानी कि आपकी बात पुख्ता हो रही है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कंधे पे खड़े होके टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुट गए हैं, जो हम 2030 के लिए आप बता रहे हैं अभी से। संजीव जी, सबसे पहले तो मेरा नवानो सलाम आपको। जब मैं आपके शो पे आता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि आपके जो प्रश्न होते हैं काफी रिसर्च के बाद प्रश्न होते हैं। संजीव जी, इसी साल 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का डीजी आईएसपीआर है, उसने बयान दिया था, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। कहने का मतलब था हम पूर्व से शुरू करेंगे। और कहने का तात्पर्य यह था कि भारत पे जो अगला युद्ध होगा वो बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से चीन पाकिस्तान ताबड़तोड़ स्पीड पे बांग्लादेश की सैनिक मदद कर रहे हैं। आप बांग्लादेश छोड़िए, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है इतने बड़े पैमाने पे चीन से हथियार खरीदने की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हैसियत नहीं है, लेकिन तभी क्यों इतने बड़े पैमाने पे हथियार, लड़ाकू विमान। अभी बांग्लादेश एयर डिफेंस अपना रेजिमेंट रेस कर रही है। ये सब इनको सहूलियत के तौर पे चीन दे रहा है। चीन को इस वक्त उनसे पैसे कमाने की जल्दी नहीं है। चीन को इस वक्त अपने सैनिक लक्ष्य दिख रहे हैं। तो चीन इनको चाहे फ्री में, चाहे डिलेड पेमेंट्स में, चाहे इजी किश्तों में, ये इनको बड़े तादाद पे सैनिक हथियार दे रहा है। और ये सोडी इसीलिए साहब। चुनौती, जी, जी प्लीज कंटिन्यू सर। और इसलिए ये जो चुनौती है, ये बहुत गहरी है। चलते चलते जय सोडी साहब, एक और सवाल आपके लिए जहन में आ रहा है। नेपाल, अभी तक हमारे इस बातचीत में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का हो रहा है, लेकिन भारत नेपाल को लेकर नहीं हुआ है। नेपाल जो अपनी करेंसी हाल में ही छपाने को भेजी है, चीन से छपवा रहा है, उसमें भारत का नक्शा बदल दिया गया है। कुछ हिस्सा भारत का उसने अपनी उस करेंसी पे छपवाने की तैयारी में छपवा लिया है, ऐसा कुछ चीजें खबरें आ रही हैं। नेपाल क्या कर रहा है ये अपने बड़े भाई के साथ, जिसकी रोटियों पे रहमो करम पे पलता आ रहा है सदियों से? संजीव जी, देखिए, भारत और नेपाल के बड़े अच्छे रिश्ते रहे 2008 तक, जब वहां पे राजाशाही थी। हमारे रिश्ते बेटी और बोटी के थे। हमारे सैनिक रिश्ते थे, जहाँ पे नेपाल के सैनिक हमारी गुरखा रेजिमेंट में नौकरी करते थे। भारत और नेपाल में कई प्राचीन प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, जहाँ पे आस्था के लिए करोड़ों लोग हर साल या वहां जाते हैं या यहाँ आते हैं। तो हमारे जो ये रिश्ते थे इतने गहरे थे, बेटी बोटी के रिश्ते थे हमारे। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब कुछ बदल गया 2008 के बाद। वहां पे कम्युनिस्ट जो पार्टी थी,
उसने वहां एक आंदोलन किया और 2008 में राजाशाही चली गई। और नेपाल, जो कि उस वक्त दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया सेकुलर देश में। और उसके बाद से जिस तरह से वो चीन के गिरफ्त में गया, अभी 2 साल पहले ही नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव साइन किया है। आज जैसे मैंने पहले बताया, भारत के 8 पड़ोसी मुल्कों में से एक सिर्फ छोटा भूटान हमारे साथ है। नेपाल भी पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। देखिए, इस वक्त जो वहां की ऑफिशिएटिंग या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, उनका तो भारत की तरफ रुख बहुत अच्छा है। लेकिन सारा डिपेंड करेगा जब वहां पे अगले साल चुनाव होंगे, कौन सी पार्टी जीत के आती है। अगर ऐसी कोई पार्टी आती है जो भारत विरोधी, जिसकी नीयत और नीतियां हैं, तो हमारे और नेपाल के रिश्ते और खराब होते रहे हो जाएंगे। तो नेपाल एक अहम कड़ी है इस पूरे जो ये चीन और पाकिस्तान का जो पूरा गेम प्लान है टू फ्रंट वॉर का। और बहुत डिपेंड करता है नेपाल में अगली सरकार कौन सी चुन के आती है। तो आज भी अगर मैं कहूं, नेपाल के साथ वो रिश्ते नहीं है जो 2008 से पहले थे। कुल जमा अगर मैं समझ पा रहा हूं सोडी साहब, आपकी बात जो जिस निकल के आ रहा है आपकी बातचीत से ही मैं आपके चीज सामने रख रहा हूं कि मैं आपकी बात क्या समझा हूं। भारत के चीन और पाकिस्तान से रिश्तों में जो कड़वाहट है, उसका कसैलापन वो दुनिया को पता है। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जो भाईचारे में हुआ करते थे कभी, आने वाले वक्त में जब निकट भविष्य में इनके चुनाव होने, वहां सरकारें नई गठित होनी है, तो वो चुनाव उन देशों के लिए, बांग्लादेश और नेपाल से ज्यादा भारत के लिए अग्नि परीक्षा के लिए नजर से बहुत अहम होंगे। भारत की अग्नि परीक्षा है नेपाल और बांग्लादेश के आने वाले चुनाव, क्योंकि वहां जो सरकारें चुनी जाएंगी वो तय करेंगी कि भारत से आगे रिश्ते कैसे रखने हैं और भारत के साथ कैसे खड़ा होना है। लेकिन इसके बाद भी नेपाल और बांग्लादेश के बदले हुए रुख को और चीन और पाकिस्तान का इनकी तरफ झुकाव, दोनों देशों की तरफ, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं रेड सिग्नल है। इसको भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप शायद यही कहना चाहते हैं और मैं समझ पाया हूं आपकी बात को। संजीव जी, बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही आंकलन किया है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ। शुक्रिया कर्नल जे एस सोडी साहब। स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।